फ्रीक्वेंसी है वो, और न्यू नॉट यानी कि जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कौन सी फ्रीक्वेंसी होती है? वो फ्रीक्वेंसी जिस फ्रीक्वेंसी से नीचे अगर फ्रीक्वेंसी रहेगी तो किसी तरीके का कोई रेडिएशन नहीं होगा। रेडिएशन होगा ही तब जब आपकी फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट से ज़्यादा हो जाएगी। तो इन्होंने बोला इफ न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट then Kmax is equal to half mVmax square, ठीक है, and it is directly proportional to frequency। ये फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे, इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे, तो उसी हिसाब से जितनी जब आप ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जब ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी तो क्या होगा कि ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे, और जब ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे तो वो बड़ी तेज़ी से कलेक्टर की तरफ यानी कि एनोड की तरफ भागेंगे। जब वो कलेक्टर की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा जब स्पीड हो जाएगी तो स्पीड बढ़ने से स्पीड का स्क्वायर भी बढ़ेगा और फिर काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी। That is, above the threshold frequency, the maximum kinetic energy of electrons increases linearly with the frequency of incident radiation. Moreover, उसके बाद आ जाइए पेज नंबर 11 पर। पेज नंबर 11 पर देखिए, moreover, the increase in intensity increases only the number of incident photons and not their energy. Hence, the maximum kinetic energy of the photoelectrons is independent of the intensity of incident radiation. तो उससे क्या होता है कि जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी वो इंसिडेंट रेडिएशन से इंडिपेंडेंट है। जो आपकी रेडिएशन की इंटेंसिटी है, रेडिएशन की इंटेंसिटी आप कितना भी बढ़ाइए उससे काइनेटिक एनर्जी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, और जब नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो फटाफट तेज़ी से भागेंगे, वेलोसिटी बढ़ेगी, ठीक है। फोर्थ जो था आइंस्टीन की थ्योरी क्या कर रही थी कि लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, जो 4 लॉज थे, उन 4 लॉज को उसने एक्सप्लेन करा। तो चौथा लॉ था एक्सप्लेनेशन ऑफ टाइम लैग। एक्सप्लेनेशन ऑफ टाइम लैग, टाइम लैग क्या था? टाइम लैग का मतलब ये है कि जैसे ही कैथोड पर इंसिडेंट रेडिएशंस यानी कि अल्ट्रावायलेट लाइट जैसे ही कैथोड पर स्ट्राइक करेगी, तो स्ट्राइक करते ही तुरंत उसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलने चालू हो जाएंगे। लेकिन फिर भी ये कहा कि कुछ तो टाइम लगता होगा इलेक्ट्रॉन्स को निकलने में, तो हमने ये कहा कि वो टाइम इतना कम होता है कि 10⁻⁹ सेकंड के ऑर्डर का होता है। और 10⁻⁹ सेकंड तो बहुत कम हो गया। हाँ, लिखवाया था मैंने लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में लिखवाया था, उन्हीं का एक्सप्लेनेशन है ये आप देखिएगा, पीछे मेरे पास नोट्स नहीं है, ये लेकर बैठा, तो उसमें देख लेना। लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में चौथा पॉइंट है, टाइम वाला ही है। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज द इंस्टेंटेनियस प्रोसेस लास्ट में देखो, लास्ट लाइन इवन लेस देन 10⁻⁹ सेकंड, तो लगभग उतने ऑर्डर का होता है, तो वो बहुत कम टाइम होता है। तो वो बहुत कम टाइम क्यों लगता है वो जरा देखिएगा। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज द रिजल्ट ऑफ एन इलास्टिक कोलिजन बिटवीन अ फोटोन एंड एन इलेक्ट्रॉन। Thus, the absorption of energy from a photon by a free electron inside the metal is a single event which involves transfer of energy in one lump instead of the continuous absorption of energy as in the wave theory of light। मतलब जब कोई फोटोन स्ट्राइक करता है, फोटोन क्या, जो लाइट स्ट्राइक कर रही है वो लाइट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोटोन्स। तो जब फोटोन स्ट्राइक कर रहा है तो वो इनिशियल जो एक इलेक्ट्रॉन को निकालेगा ना, तो उस एक इलेक्ट्रॉन में ही बस निकालने में एनर्जी लगेगी, उसके बाद तो उसने पाथ बना दिया, उसके बाद तो फिर इलेक्ट्रॉन्स एक के बाद एक निकलना चालू हो जाएंगे। तो फिर बस शुरुआत में जो टाइम लगा तो लगा, उसके बाद टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। वही चीज़ इन्होंने बोला कि वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, हैंस देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन द इंसिडेंस ऑफ अ फोटोन एंड द एमिशन ऑफ अ फोटो इलेक्ट्रॉन। तो कोई टाइम बीच में लगेगा ही नहीं। तो इस तरह से आइंस्टीन ने अपनी फोटो इलेक्ट्रिक थ्योरी जो दी, उस थ्योरी में उसने ये चारों के चारों लॉज को एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद आ जाइए पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट का मतलब क्या है कि लाइट जो है, लाइट इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अब जो सबसे छोटा पार्टिकल है लाइट, वो हम वेव्स भी बोल देते हैं कि वो वेव फॉर्म भी है उसकी, और ये भी बोल सकते हैं कि वो पार्टिकल से मिलकर बनी है। तो ज़रा देखिएगा, द फैक्ट दैट अ लाइट क्वांटम हैज़ डेफिनेट एनर्जी, क्वांटम का मतलब होता है पैकेट, लाइट जो आ रही है वो मान लेते हैं कि पैकेट में आ रही है। द फैक्ट दैट अ लाइट क्वांटम हैज़ definite energy as well as momentum allows us to associate a particle with it।
दिस पार्टिकल वाज कॉल्ड अ फोटोन। तो हमने ये कहा कि जब लाइट की एक पर्टिकुलर एनर्जी भी है और पर्टिकुलर मोमेंटम भी है, तो हमने ये कहा कि जब उसकी एक पर्टिकुलर एनर्जी और पर्टिकुलर मोमेंटम है, तो मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है बेटा P इज इक्वल टू एम वी। तो एम वी का मतलब क्या है कि इसका मतलब उसका कुछ ना कुछ मास जरूर होगा, और अगर किसी चीज़ का मास है तो वो जो है वो उसको मैं पार्टिकल बोल सकता हूँ। मैं कहूँगा कि वेव का मास नहीं हो सकता, तो हम ये कहेंगे कि पार्टिकल जो है, पार्टिकल का मास ज़रूर होगा। तो इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि जो लाइट है वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है, और उसमें जो सबसे छोटा पार्टिकल है उसी को हम फोटोन बोल देते हैं। उसके बाद नोट करिए, देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे वो चीज़ बोलते हैं क्या, मास इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एनर्जी। मास इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एनर्जी, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर है। मास अगर है तो एनर्जी, क्योंकि फोटोन तो कुछ होता थोड़ी एनर्जी पैकेट ही होगी। एनर्जी पैकेट होता है, तो ये बोल देते हैं कि उसको कभी हम पार्टिकल की तरह ले लेते हैं, कभी वेव की तरह। हाँ जी बताइए। सर फोटोन को हम क्वांटम ऑफ लाइट कह सकते हैं। क्वांटम ऑफ लाइट कह सकते हैं ना, कि वो एक तरह से लाइट का एक पैकेट हो गया, ठीक है। ओके सर। उसके बाद इसके कुछ बेसिक फीचर्स हैं, आप नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, पेज नंबर 12 पर। तो लाइट को हम पार्टिकल की तरह बिहेव करती है लाइट जो है, तो उसके जो कुछ बेसिक फीचर्स हैं, जिन फीचर्स से हम ये कहते हैं कि हाँ लाइट एक पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है, तो वो क्या है। पहला पॉइंट है, इन द इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, रेडिएशन बिहेव्स एज इफ इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड फोटॉन्स। इन द इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, इन द इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, रेडिएशन मतलब लाइट की जो रेडिएशंस हैं वो अगर मैटर के साथ इंटरेक्ट करती हैं तो वो कुछ इस तरह से बिहेव करती हैं एज इफ इट इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। फॉर एग्जांपल, अगर लाइट को हमने स्ट्राइक करवाया किसी एक बड़े ब्लॉक पर, तो लाइट जो है वो उस पूरे के पूरे बड़े ब्लॉक पर फैल जाती है। तो हम ये कहते हैं कि जैसे कि कोई मैटर होता है, जैसे कि कोई लिक्विड है, लिक्विड को अगर किसी ब्लॉक के ऊपर आपने डाला तो पूरे ब्लॉक को गीला कर देता है। जस्ट उसी तरीके से अगर आपने लाइट को डाला तो लाइट के सारे पार्टिकल्स उसके ऊपर फैल गए। तो हमने क्या बोला कि इन दिस वे हम ये कह सकते हैं कि लाइट बिहेव्स एज पार्टिकल ऑल्सो, ठीक है। सेकेंड पॉइंट देखिए, ईच फोटोन हैज़ एनर्जी E इज इक्वल टू एच न्यू एंड मोमेंटम P इज इक्वल टू एच न्यू अपॉन C और h अपॉन लैम्डा एंड स्पीड c इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो हर एक फोटोन में कुछ एनर्जी भी होती है, मोमेंटम भी होता है और स्पीड उसकी c होती है। तो इसका मतलब क्या है कि हम ये कहेंगे कि ये कोई पार्टिकल ही तो है, जब इसका मोमेंटम भी है, जब इसकी एनर्जी भी है, जब इसकी स्पीड भी है, तो फिर ये पार्टिकल ही तो है। और देख लीजिए कि इसके मोमेंटम को हमने h न्यू अपॉन c क्यों बोला है, इसको हमने h न्यू अपॉन c क्यों बोल दिया, क्योंकि आप ये देखिए कि ये क्या है, एक तरह से जैसे P है तो ये हो गया जो E जो है, E क्या होता है h न्यू, ठीक है। तो आप ये देख लीजिए कि एनर्जी क्या है, एक तरह से एनर्जी हाफ mv स्क्वायर है, हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी के लिए बात है, हाफ mv स्क्वायर, और उसको आपने स्पीड से डिवाइड कर दिया, c से डिवाइड कर दिया, c है स्पीड ऑफ लाइट। तो यहाँ पर क्या है हाफ mc स्क्वायर, तो c से c कैंसिल आउट हो जाएगा, एक c, तो इधर m इंटू सी जो बचता है ये m इंटू सी, हाफ तो एक कॉन्स्टेंट टर्म हो गया, m इंटू सी क्या है, ये मास इंटू वेलोसिटी तो है, और मास इंटू वेलोसिटी को क्या बोल देते हैं, मोमेंटम, ठीक है। तो इस वजह से हम इसको P इज इक्वल टू एच न्यू अपॉन सी बोल सकते हैं, या फिर h अपॉन लैम्डा। h अपॉन लैम्डा क्यों बोला, क्योंकि न्यू है फ्रीक्वेंसी और ये है 1 अपॉन सी यानी कि वेलोसिटी। फ्रीक्वेंसी को क्या बोल सकते हैं, 1 अपॉन टाइम पीरियड, और ये क्या है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम क्या दे देगा मेरे को, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, वेवलेंथ, ठीक है। t इंटू वी, ये क्या मिल जाएगा मेरे को, वेवलेंथ मिल जाएगी। इस वजह से मैंने इसको h अपॉन लैम्डा बोल दिया। सही है, क्लियर है, बताइए बताइए जी, समझ गए इतना? यस सर। ठीक है। अगला देखिए थर्ड पॉइंट, ऑल फोटॉन्स ऑफ लाइट ऑफ अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। दोबारा बताओ, मास्क हाँ हटा लो, नहीं तो फिर क्या हो गया?
नहीं अच्छा मूछ वगैरह कटवा ली है क्या? नहीं नहीं मुझे तो है अच्छा लग रहा है। दिखाओ मेरे शक्ल अंदर देख रहा है तब से सामान का लग देखो। अच्छा ठीक तो है, क्या हो गया? सही लग रही है क्या हो गया? ये बच्चे यार ये क्या बताएंगे अच्छा मैं तो सही कह रहा हूँ तब से पास कर रहा हूँ 3 स्ट्रेट लाइंस हो गई, एक ये और एक ये। ठीक है। तिवारी सर नहीं सर ये भी है चाल देते हैं भाई, वो थोड़ा कर्व है भाई तिवारी चलिए तो थर्ड देखिए, ऑल photons of light of a particular frequency mu or wavelength lambda have the same energy E is equal to h nu or hc upon lambda and momentum P is equal to h nu upon c or h upon lambda and independent of intensity of radiation। तो जितने भी photons हैं वो सारे के सारे इंडिपेंडेंट होते हैं, उनका इंटेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी। सर उठा के वो देख ठीक है। पॉइंट देख रहा ठीक है। फोर्थ है, photons are electrically neutral and are not deflected by electric and magnetic fields। तो अगर कोई पार्टिकल है तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है तो हम ये कहेंगे कि हाँ वो पार्टिकल ही है। पांचवा इसको देखो, मतलब ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये इस चीज़ की रिजेम्बलेंस शो करते हैं कि एक लाइट वेव को हम सिर्फ वेव न मानकर हम पार्टिकल भी मान सकते हैं। फिर पांचवा देखिए, इन अ फोटोन पार्टिकल और फोटोन इलेक्ट्रॉन कोलिजन, फोटोन और इलेक्ट्रॉन का जो कोलिजन होता है, द टोटल एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम आर कंजर्व। तो टोटल एनर्जी भी और टोटल मोमेंटम भी कंजर्व रहता है, तो ये भी अगेन शो करता है कि वो एक पार्टिकल है। सिक्स्थ है, इफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑफ अ गिवन वेवलेंथ इज इंक्रीज्ड, there is an increase in the number of photons incident on a given area in a given time, but the energy of each photon remains the same। अगर हम ये कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट, एक गिवन वेवलेंथ की जो लाइट है उसकी इंटेंसिटी को हम इंक्रीज भी कर दें तो जो नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं वो तो बढ़ जाएंगे, लेकिन जो नंबर ऑफ फोटॉन्स तो बढ़ गए लेकिन उसकी जो एनर्जी है, एनर्जी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जब एनर्जी कंजर्वेशन तो ये किसी पार्टिकल में ही होता है। तो ये 6 पॉइंट्स हैं। अगर आपसे फीचर्स पूछे जाएंगे कि बेसिक फीचर्स ऑफ द फोटोन पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन शोइंग द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, तो उसमें 6 पॉइंट्स। थ्योरी तो आई नहीं पेपर में अगर न्यूमेरिकल भी न्यूमेरिकल से आए थे तो ये आपका ये जरा से जो फॉर्मूला है ना ये बात कहते हैं नहीं करें क्या फंसे हुए को तो सॉल्व कर दूंगा, मैं सिखा दूंगा, देखता हूँ पहले। चलिए जी 12th देखिएगा, 12th पेज पर नीचे आइए, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन का मतलब ये है कि अब रेडिएशन का जो डुअल नेचर है उसकी बात करते हैं। दो तरीके का रेडिएशन जो है, रेडिएशन भी 2 तरीके का नेचर शो करता है, पार्टिकल और वेव। रेडिएशन होता है। हाँ रेडिएशन जो लाइट वेव्स रेडिएट हो रही है, रेडिएशन। द फिनोमिना लाइक इंटरफियरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन एटसेट्रा कैन बी सेटिस्फैक्टरली एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेव नेचर ऑफ लाइट। जैसे इंटरफियरेंस है, जो रेडिएशन होता है वो वेव की फॉर्म में होता है मेनली। हाँ हम ये कहते हैं कि पार्टिकल की फॉर्म में भी होता है, वो अभी डिस्कस करते हैं। हमने ये देखा था लास्ट चैप्टर में, द फिनोमिना। सर वैसे ही उसकी हाइपोथेसिस थी ना, क्या नाम था उसका, भूल गया मैं, उसका नाम भूल गया सर। याद करके बता दो। चलिए चलिए। हाइपोथेसिस देखिए डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन का मतलब क्या है कि रेडिएशन का भी 2 तरीके का नेचर होता है, एक वेव नेचर, एक पार्टिकल नेचर। तो उसी पर आ रहे हैं। द फिनोमिना, जैसा कि हमने इंटरफियरेंस देखा था, इंटरफियरेंस 2 वेव्स का होता था। द फिनोमिना लाइक इंटरफियरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन एटसेट्रा कैन बी सेटिस्फैक्टरली एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेव नेचर ऑफ लाइट। तो इसमें हम ये कह देते हैं कि हाँ लाइट एक वेव की तरह बिहेव करती है। और सेकंड पॉइंट देखिए, ऑन द अदर हैंड द फिनोमिना लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट लिखा है मैंने अगला, कॉम्पटन इफेक्ट हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है, कॉम्पटन इफेक्ट हमको करना नहीं है। लेकिन जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है कैन बी एक्सप्लेन, मॉडल की उसमें भी लिमिटेशन। दिखा दो। ये जो कह रहा है हाइपोथेसिस, वो बोर्ड्स मॉडल की लिमिटेशन। अच्छा बोहर्स मॉडल ना, वो नेक्स्ट चैप्टर में करूँगा एटम्स में। इन टर्म्स ऑफ क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, दैट इज बाय अज्यूमिंग पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, मतलब इंटरफियरेंस, डिफ्रैक्शन, ये जो हमने लास्ट चैप्टर में करा है उसमें तो हमने साफ साफ देख लिया कि जो लाइट है वो लाइट का जो नेचर है वो वेव नेचर है। लेकिन अब जैसे हमने यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखा, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने ये कहा कि फोटॉन्स आकर इंसिडेंट होते हैं, टकराते हैं कैथोड पर। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो लाइट है वो एक पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है। तो जो रेडिएशंस हैं लाइट के रेडिएशंस, एक तरफ वो वेव की तरह बिहेव कर रहे हैं, एक तरफ वो पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहे हैं।
This shows that light radiation has dual nature, that is it sometimes behave like a wave and sometimes behaves like a particle. ठीक है, मैं पेज नंबर 13 पर हूँ, बिल्कुल ऊपर की तरफ। तो अब आप देखिएगा कि नेक्स्ट जो इसमें टॉपिक है, इससे पहले क्या था, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन जो है वो भी दो तरीके से बिहेव करता है। उसके बाद अब हम देखेंगे डुअल नेचर ऑफ मैटर। मैटर का भी डुअल नेचर होता है, ठीक है, वो देखिएगा कैसे। ये है लुई विक्टर डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली लिखा जाता है, बोलते हैं डी ब्रॉय। पुट फॉरवर्ड द बोल्ड हाइपोथेसिस दैट मटेरियल पार्टिकल्स इन मोशन शुड डिस्प्ले वेव लाइक प्रॉपर्टीज। उसने ये बोला, डी ब्रॉय ने, कि जो मटेरियल पार्टिकल्स हैं जो कि मोशन में हैं, वो उनकी कई प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो वेव की जैसी प्रॉपर्टीज़ हैं, वेव लाइक प्रॉपर्टीज़ हैं। मटेरियल पार्टिकल है, मटेरियल पार्टिकल यानी कि किसी चीज़ से मिलकर बना है, ठीक है, तो पार्टिकल होने के बावजूद भी उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो वेव्स जैसी हैं। हिज रीजनिंग वाज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग टू कंसिडरेशंस। उसने दो कंसिडरेशन उसमें ली थी, तो वो दो कंसिडरेशन क्या थी? पहला था द टू फिजिकल क्वांटिटीज विच गवर्न ऑल द फॉर्म्स ऑफ फिजिकल यूनिवर्स आर मास एंड एनर्जी एज पर आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस। तो उसने पहले आइंस्टीन का मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन यूज़ करा, E इज इक्वल टू mc²। सेकंड कंसिडरेशन ये थी कि नेचर लव्स सिमेट्री। नेचर लव सिमेट्री क्या चीज़ है? कंसिडरेशन Equally कंसिडरेशन मतलब अगर कोई भी पार्टिकल हो बहुत छोटा हो तो उसका किसी भी तरफ लेके कुछ भी करे तो वो वेव जैसी। और मैं एक मिनट आ रहा हूँ उसी चीज़ पर। भाई पहला तो उसने ये बोला, पहला उसने कंसिडर करा कि E इज इक्वल टू mc²। एनर्जी को इस तरह से मास से रिलेट करा जा सकता है। दूसरा उसने बोला, सिंस रेडिएशन हैज़ डुअल नेचर, देयरफॉर फ्रॉम सिमेट्री कंडीशंस डी ब्रॉय प्रेडिक्टेड दैट मैटर मस्ट आल्सो possess dual nature. Thus the particles like electrons, protons, neutrons, etc. should not only behave like mass points but they should also exhibit wave nature when in motion. उसने ये बोला कि जब हमारा जो रेडिएशन है, जब रेडिएशन डुअल नेचर शो कर रहा है, तो जब वो डुअल नेचर शो कर रहा है तो जो मटेरियल पार्टिकल्स हैं जैसे कि प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, वो भी डुअल नेचर शो करेंगे। ये उसका कंसिडरेशन था, ऐसा उसने कंसिडर करना मतलब माना, समझ गए? तो ये दो चीज़ वो कंसिडर करके ये दो चीज़ को मानकर चला। बाद में उसने प्रूव नहीं की। हाँ, बाद में उसने प्रूव करा, बाद में उसने प्रूव करा, इसीलिए वो बोल रहे हैं ही हैज़ पुट फॉरवर्ड अ बोल्ड हाइपोथेसिस। तो अब उस चीज़ को प्रूव कैसे करा वो देखते हैं। आप नेक्स्ट पेज पर आइए, पेज नंबर 14। द वेव एसोसिएटेड विद मटेरियल पार्टिकल्स इन मोशन आर कॉल्ड मैटर। उन्होंने बोला मटेरियल पार्टिकल्स से जो वेव्स कनेक्टेड होती हैं, जो एसोसिएटेड होती हैं, उसको उसने बोला उसको हम मैटर बोलते हैं। या फिर डी ब्रॉय वेव्स, उसने कहा कि अगर मटेरियल पार्टिकल्स की ही वेव्स की बात करी जाए तो उन वेव्स को उसने डी ब्रॉय वेव्स अपने नाम से नाम दे दिया। एंड देयर वेवलेंथ इज कॉल्ड डी ब्रॉयज वेवलेंथ। उसने उनकी वेवलेंथ कहा कि कोई वेव है तो वेव की वेवलेंथ भी होगी। हाँ, ये शायद केमिस्ट्री में होगा, केमिस्ट्री में पढ़ा। इसमें कई चीज़ें ना, आगे अगले जो चैप्टर हैं कई केमिस्ट्री वाले भी हैं। एटम्स पूरी केमिस्ट्री है। एटम्स भी केमिस्ट्री है, आगे न्यूक्लियाई में भी बहुत सारी चीज़ें, न्यूक्लियाई भी पूरा केमिस्ट्री है। कच्चा न्यूक्लियर हमने पढ़ा। आ रहा है क्या? अच्छा, अभी तुमने नहीं पढ़ा, मैं करा दूँगा। नहीं, मैं कह रहा हूँ न्यूक्लियर नहीं था केमिस्ट्री। केमिस्ट्री न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूजन वगैरह नहीं नहीं करा। था। ये बिल्कुल नया टॉपिक। पैंट में जैसे रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स वगैरह रेडियो एक्टिविटी तो हट गया। छोटा सर रेडियो एक्टिविटी तो डिलीटेड है। हट गया है, सही कहा। चलिए जी, अगला देखिएगा। डिलीटेड वाले पर सबके कान खड़े हो जाते हैं, दोबारा भी उसका भी। मुझे तो पता ही नहीं क्या है। चलिए, डी ब्रॉयज अच्छी बात है, अच्छी बात है, ध्यान दिला देना भाई, कोई चीज़ एक्स्ट्रा ना हो। सही बात है। डी ब्रॉयज वेव इक्वेशन। डी ब्रॉय ने फिर अपनी वेव की इक्वेशन कैसे बनाई वो देखिए, आसान है। देखिए, कंसिडरिंग फोटोन एज एन EM वेव, EM वेव मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू, इट्स एनर्जी फ्रॉम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी इज गिवन बाय E इज इक्वल टू hν। तो एक तरफ E को hν बोल सकते हैं। कंसिडरिंग फोटोन एज अ पार्टिकल ऑफ मास है, द एनर्जी एसोसिएटेड विद इट इज गिवन बाय आइंस्टीन्स मास एनर्जी रिलेशनशिप, E इज इक्वल टू mc²। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, ये दो इक्वेशन हो गई। अगर दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं तो दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करके क्या हो गया, hν इज इक्वल टू mc²। hν इज इक्वल टू mc², और यहाँ से न्यू यानी कि फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी होती क्या है, ये फ्रीक्वेंसी होती है 1/टाइम पीरियड। ठीक है, तो
अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूं तो टाइम क्या हो जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसका मतलब 1 अपॉन टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, स्पीड अपॉन डिस्टेंस। स्पीड क्या है, c स्पीड ऑफ लाइट, और d क्या है, वेवलेंथ लैम्डा। तो इस वजह से 1 अपॉन टी, जिसको मैं न्यू बोलता हूँ, न्यू इज इक्वल टू c अपॉन लैम्डा रहेगा। ठीक है, तो इन्होंने न्यू को क्या लिख दिया, c अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू ये mc स्क्वायर, तो एक c से एक c कैंसिल आउट हो गया। तो आप क्या कहेंगे कि लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mc, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mc। ठीक है, और mc क्या है, मास इनटू वेलोसिटी, तो मास इनटू वेलोसिटी क्या हो गया, मोमेंटम इज इक्वल टू h अपॉन p कह देंगे। समझ में आ गया ये जो बताया आपको रिलेशन। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1 अपॉन टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या होता है, वेव की बात कर रहे हैं ना, डी ब्रॉय वेव बोल रहे हैं, तो वेव की बात कर रहे हैं, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा लैम्डा। अच्छा, मैंने टी निकालने के बाद 1 अपॉन टी निकाला, क्योंकि फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टी होती है, तो 1 अपॉन टी क्या हो गया, एस अपॉन टी। स्पीड क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, डी क्या है, वेवलेंथ का डिस्टेंस, वेव की लेंथ यानी कि लैम्डा, सी अपॉन लैम्डा। तो न्यू इज इक्वल टू हो गया सी अपॉन लैम्डा, तो h इंटू सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू mc स्क्वायर, सी से सी कैंसिल आउट हो गया, तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mc। समझ गए कि नहीं बताओ, ठीक है, चलो आगे बोलो भाई पीछे, क्लियर है। द अबव इक्वेशन हैज बीन डिराइव्ड फॉर अ फोटोन, अगला पेज देना जरा भाई, ये वाला चाहिए क्या, वापस लगा दो। okay, has been derived for a photon of radiation. According to de Broglie's hypothesis, it must be true for material particles like electrons, protons, neutrons, etc. तो डी ब्रॉय ने बोला कि ये जितना भी कहानी लिखी है कि जो लैम्बडा है, लैम्बडा को h अपॉन mc, मतलब वेवलेंथ ये हो सकती है या h अपॉन p हो सकती है। तो डी ब्रॉय की हाइपोथेसिस ये कहती है कि ये जो थ्योरी है ये पार्टिकल्स पर भी जो है लागू होनी चाहिए, पार्टिकल जैसे कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। आगे क्या चलते हैं, hence a particle of mass m moving with velocity v must be associated with a matter wave of wavelength lambda given by। उन्होंने कहा कि अब अगर किसी पार्टिकल की बात करते हैं तो वो भी सेम जो कि v वेलोसिटी के साथ ट्रैवल कर रहा है, जो कि v वेलोसिटी के साथ ट्रैवल कर रहा है, तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी, h अपॉन mv। ठीक है, वेव हमेशा स्पीड ऑफ लाइट के साथ ट्रैवल करेगी, तो हम ये कहेंगे कि अगर कोई पार्टिकल है तो वो मान लो वेलोसिटी v के साथ ट्रैवल कर रहा है, तो उसकी वेवलेंथ भी h अपॉन mv होगी। ऐसा क्यों है, उसने कहा कि मेरी हाइपोथेसिस के हिसाब से तो ऐसा होगा। ठीक है, फिर दिस इज डी ब्रॉयज वेव इक्वेशन फॉर मटेरियल पार्टिकल्स। तो डी ब्रॉय ने अपनी वेव इक्वेशन में ये कहा कि मटेरियल पार्टिकल के लिए मेरी इक्वेशन ये होगी, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन v। समझ में आ गया कि नहीं, क्लियर। उसके बाद देखिएगा कि डी ब्रॉय की वेव इक्वेशन से 4 कंक्लूजन निकल के आती हैं। पहली देखिए, द वेवलेंथ ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोमेंटम। हाँ, उसने ये दोबारा बोलो, नहीं मैं इसने कहा समझ में नहीं आया, तो मैं कहा वो सेम ही चीज़ लागू हो रही है, बस उसमें वेलोसिटी चेंज हो बस गई। वेलोसिटी चेंज हो गई। उसने कहा कि जो मतलब जैसे कि वेव जो है, जैसे कि कोई भी रेडिएशन है वो वेव की तरह बिहेव कर रही है, तो उसने ये कहा कि वो वेव की तरह बिहेव कर रही है, तो वो चीज़ मटेरियल पर भी लागू होगी। तो अगर वेव पर, हाँ मतलब पार्टिकल पर, पार्टिकल मटेरियल एक ही बात होगी, अलग अलग है, बताओ क्या। मटेरियल से कुछ भी हो सकता है ना, हाँ हाँ, पार्टिकल मटेरियल भी तो पार्टिकल से मिलकर बना है, हाँ तो वो अलग चीज़ होगी। अलग कैसे हो गया भाई, यही तो बताया जा रहा है कि जो फोटोन है, फोटोन को उन्होंने क्या कुछ ढूंढ रहा है कि पार्टिकल पता नहीं ढूंढ क्या रहा है। अरे मटेरियल और पार्टिकल एक ही तो बात हुई। तो उसने वही चीज़ बोली, और इसीलिए उसने कहा कि सबसे छोटे पार्टिकल की बात करते हैं, तो सबसे छोटा पार्टिकल क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, ये हो गया। तो उन्होंने बोला कि अगर कोई भी आप पार्टिकल भी लेंगे तो पार्टिकल में बस एक अंतर होगा कि स्पीड ऑफ लाइट की जगह स्पीड ऑफ दैट पार्टिकल आ जाएगा। ठीक है ना, तो बाकी h प्लैंक्स कांस्टेंट सेम रहने वाला है, 6.63 × 10⁻34। मास जो है वो उस पार्टिकल का मास, और जो v है वो उस पार्टिकल की वेलोसिटी। ठीक है, तो उन्होंने बोला डी ब्रॉय की वेव इक्वेशन से ये समझ में आता है कि जो लैम्बडा है वो मोमेंटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, पहली चीज़। दूसरा कंक्लूजन,
इफ v इज इक्वल टू 0 देन लैम्बडा इज इक्वल टू इंफिनिटी। समझ गए? अगर v 0 है, अगर v 0 है तो लैम्बडा कितना हो जाएगा? इंफिनिटी। अब क्या हो गया? हाँ हाँ समझ गया। ऐसे ऐसे दिस implies that waves are associated with material particles only when they are in motion। मतलब अगर उसकी वेवलेंथ ही इनफाइनाइट हो गई तो मैं ये कहूँगा कि वेव ही नहीं बन पा रही है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ ही इतनी बड़ी है। तो आप उसको वेव को स्टडी कैसे करोगे? भाई अगर वेव है तो उसकी कुछ वेवलेंथ तो होनी चाहिए ना, ये हो या बहुत बड़ी वेव हो, उसकी वेवलेंथ तो हो कुछ। उसकी वेवलेंथ ही इतनी बड़ी है कि आप उसको मेजर नहीं कर पा रहे, इनफाइनाइट है। तो इसका मतलब अगर कोई पार्टिकल की वेलोसिटी 0 है तो उसकी वेवलेंथ इनफाइनाइट है, यानी कि वेव्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगी जब तक वेलोसिटी नहीं होगी पार्टिकल पे कुछ भी। वही चीज़ इन्होंने बोला है कि दिस इम्प्लाइज दैट वेव्स आर एसोसिएटेड विद मटेरियल पार्टिकल्स ओनली व्हेन दे आर इन मोशन। जब पार्टिकल्स मोशन में होंगे तभी वेव होगी, नहीं तो वेव प्रोड्यूस नहीं होगी। थर्ड है टू बी एसोसिएटेड विद डी ब्रॉय वेव अ पार्टिकल नीड नॉट हैव अ चार्ज, दैट इज व्हाई डी ब्रॉय वेव्स आर आल्सो नोन एज मैटर वेव्स। टू बी एसोसिएटेड विद अ डी ब्रॉय वेव, वेव के साथ एसोसिएट होने के लिए किसी पार्टिकल पर कोई चार्ज की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जब चार्ज की ज़रूरत ही नहीं है इसीलिए ये कहा जाता है कि डी ब्रॉय वेव्स जो हैं वो मैटर वेव्स हैं। समझ गए? मैटर का कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है भाई। फोर्थ, डी ब्रॉय वेव्स कैन नॉट बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ओनली एसोसिएटेड विद एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो सिर्फ एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स के साथ ही एसोसिएटेड होते हैं। ठीक है, और जब इनका कोई चार्ज ही नहीं होता तो फिर हम ये कहेंगे कि ये उनके साथ एसोसिएटेड होंगे। लास्ट आपका टॉपिक है डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। जब डी ब्रॉय ने बोल दिया कि मेरी जो हाइपोथेसिस है वो मटेरियल पार्टिकल्स पर भी लागू होती है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन हो गया, जैसे प्रोटॉन हो गया, तो फिर उसने कहा कि चलो भाई फिर इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकाल कर बता दो। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को तो निकालेंगे कैसे, क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर इंटैक्ट रहते हैं। तो कंसिडर एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास एम एट चार्ज ई, लेट वी विद द फाइनल वेलोसिटी। से निकाल ली तो हम निकाल तो उसकी भी सकते हैं। हाँ निकाल सकते प्रोटॉन हैं, का मास पता है। वो तो मैंने मान लिया कि हम निकाल सकते हैं, लेकिन जो फ्रीली अवेलेबल मेरे पास पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन ही रहता है। उसके लिए एक प्रोसेस होता है पूरा का पूरा, जिसमें हमको न्यूक्लियर को तोड़कर, न्यूक्लियस को तोड़कर और उसके अंदर से प्रोटॉन को निकालना होता है। हाँ हाँ हाँ, न्यूक्लियर फिजन। अच्छा पढ़ने वाले हैं। पढ़ेंगे अगले से अगले चैप्टर है न्यूक्लियर वाले। इसके बाद एटम्स एटम्स तो आपका वही है, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। उसमें बस 3-4 डेरिवेशन। हाँ फ्यूजन होता है, वो फिजन। फ्यूजन होता है दो लाइट को। नहीं नहीं, वो भी न्यूक्लियस का ही होता है, एक में जोड़ते हैं और एक में तोड़ते हैं। जोड़ते किसमें? फ्यूजन। फ्यूजन। Consider an electron of mass m and charge u, let v be the final velocity attained by the electron when it is accelerated from rest to a potential difference of v volts. तो काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी कितनी गेन करेगा वो देखिएगा। Kinetic energy gained by the electron K is equal to हाफ mv स्क्वायर। फिर जो मैंने इसमें करके दिखाया है ना आपको, इसमें क्या करा हमने, ऊपर भी हमसे मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी हमसे मल्टीप्लाई कर दिया, तो K क्या हो गया, हाफ m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन m। तो K क्या हो गया यहाँ से, mv का होल स्क्वायर अपॉन 2m। mv क्या होता है, मोमेंटम, तो ये हो गया p स्क्वायर अपॉन 2m। अच्छा, वर्क डन ऑन द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर जो वर्क किया जाता है वो होता है ev। ये ev के बराबर होता है। तो डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज, डी ब्रॉय वेवलेंथ हम ये कहेंगे
कि जो ये वर्क डन है ये काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है, इसको ऐसे कहते हैं K इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन 2m इज इक्वल टू EV। यहाँ से मैं P की वैल्यू दो तरह से निकाल सकता हूँ। एक बार मैं P स्क्वायर को बोल दूंगा 2mk के इक्वल, तो P क्या हो जाएगा अंडर रूट 2mk, ठीक है। एक बार हम क्या करेंगे, P स्क्वायर को बोल देंगे 2m EV के इक्वल, तो P को हम अंडर रूट 2m EV बोल देंगे। तो ये दो रिलेशन आ गए मोमेंटम के। उसके बाद आप देखिएगा कि डी ब्रॉड वेवलेंथ एक इलेक्ट्रॉन की निकालनी है, तो उसके लिए क्या किया जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p। तो आप क्या लिख सकते हैं, h अपॉन p की वैल्यू क्या निकाली, 2mk अंडर रूट 2mk, m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, K इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर इसको कह सकते हैं h अपॉन अंडर रूट 2m EV, ठीक है। इसकी वैल्यू डाल दीजिए 6.63। खत्म ही हो गया अब तो। हाँ खत्म, लास्ट ही तो है देख लिया एक बार। वैल्यू डाल दो इसमें, भाई h हो गया, फिर मास की वैल्यू देखिए नीचे डाली है इसमें 2 × 9.1 × 10 की पावर माइनस 31, और E यानी कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है वो, P स्क्वायर इक्वल्स टू EV लिखा आपने यहाँ पे, है ना? हाँ P स्क्वायर इक्वल्स टू EV। P स्क्वायर इज इक्वल टू 2m EV, 2m मैंने ये लिखा पूरा का काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा ना वर्क डन। काइनेटिक एनर्जी इतनी हो गई, और वर्क ये डन तब लगता है ना जब फास्टेस्ट अभी जो सबसे तेज भाई इलेक्ट्रॉन, जितना हम इलेक्ट्रॉन पर वर्क करेंगे, समझ गए ना क्या हुआ है? क्या चीज, तू बता रहा था कि 2m उधर गया है भाई। जो काइनेटिक एनर्जी है, जो हम वर्क कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन पर, वही तो एनर्जी लेकर वो इलेक्ट्रॉन चल रहा है। तो इसका मतलब जो वर्क डन है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, और वर्क डन कितना होता है इलेक्ट्रॉन पर EV, ये याद रखना है आपको, इसका कोई डेरिवेशन नहीं करवाया हमने। ये वर्क डन और इलेक्ट्रॉन EV होता है, ये काइनेटिक एनर्जी के इक्वल। तो यहाँ से P स्क्वायर को एक बार इसके इक्वल रखा तो 2mk हो गया, तो P की वैल्यू ये, और एक बार इसके इक्वल रखा तो ये हो गया। मैंने ये वाला रिलेशन यूज करा, यहाँ पर आप 2me और V की वैल्यू बस दूसरा नहीं, V क्या है, V वोल्टेज है, उसकी वैल्यू नहीं डालना, सीधा सीधा ये आ गया 12.3 अपॉन अंडर रूट V। लास्ट में जो लिखा हुआ है वो ये लिखा है, ए के ऊपर जो बोला मैंने, इसको आर्मस्ट्रॉन्ग बोलते हैं, हाँ, इसकी 10 की पावर माइनस 10 की पावर माइनस। उजाला नील। चलिए जी, तो अगला जो है कल की क्लास में फिर स्टार्ट करते हैं। कल भी रात को भी रात को 8 खाने बजे। लगे ठीक है। मतलब 10 बजे तक होगी। सर से समोसा मत मांगी हो, सर खुद कह रहा था समोसे मांग लेते हैं। मैं नहीं खाता। फिर कह रहा है, सर ना सर आपने कहा ना इतनी रात को समोसे खा मिलेंगे, तो कह रहा ब्रेड पकौड़े चलेंगे। सर एटम्स वाला कल करते हैं। हाँ बेटा बताइए। सर